हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जावास्क्रिप्ट और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 की मैथ की अध्याय 6.1 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बात करते हैं हम। अध्याय 5.1 और 2 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है, बस उसमें अभिधारणा जो आपका पांचवा है, यूक्लिड का जो पांचवा अभिधारणा वही आपको बताना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद से हम इसमें ये जो टॉपिक है उस टॉपिक को कवर करते हैं और इसके पर्सनालिटी के सभी क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभिधारणा जो आपका यूक्लिड का पांचवी अभिधारणा है, जो आपका हर जगह काम आने वाली है, उन्होंने यही कहा था कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण का निर्माण इस प्रकार करती है कि दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम है, तो वे दोनों सीधी रेखाओं को परस्पर आगे बढ़ाने पर वो उसी दिशा में मिलेंगे जिस ओर उनके अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम होगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा, आइए हम इसको यहाँ पर करते हैं। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से देखते हैं, यदि मान लीजिए यह एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है। ठीक है, नहीं लग रहा है लेकिन है यह। एक काम करते हैं ना, हम सही से कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ देखिए, यह मान लीजिए आपकी एक सीधी रेखा है। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, ओके। और जब ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, या हम कह सकते हैं यह भी एक सीधी रेखा है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपका है ए और ये आपका है बी और ये आपका है सी। ठीक है, दो रेखा आपको दिख रही है, ए और बी रेखा है और एक सी रेखा है। सी एक सीधी रेखा है और ये भी आपका, ये दोनों के दोनों सीधी रेखाएं हैं। सी क्या करता है कि एक मिनट, हाँ, सी और ये एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरी है और अपने अंतःकोण दो अपने एक ही और दो अंतःकोण, मान लीजिए एक अल्फा और यह आपका क्या है, बीटा। ठीक है, यदि मैं सीधे बता देता हूँ, यदि अल्फा प्लस बीटा, किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री से कम है, यानी कि दो समकोण से कम है, तो यह दोनों सीधी रेखाएं आगे जब बढ़ाएंगे तो किसी न किसी एक दूसरे को काटेंगे किसी बिंदु पर। जैसे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आगे बढ़ाने पर ये सीधी रेखाएं हमेशा परस्पर एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे। यूक्लिड की यह पांचवी अभिधारणा है। ठीक है, कब, जब आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री से कम होगा। एक बार और देख लीजिए, मान लीजिए यदि यह सीधी रेखाएं कुछ ऐसी रहती, यह सीधी रेखा कुछ ऐसी रहती। ठीक है, और यह तिर्यक रेखा है। ठीक है, ओके, तो अपने अंतःकोण दो अंतःकोण का निर्माण करेगी। ये आपका पहला अंतःकोण, ये आपका दूसरा अंतःकोण। ठीक है, यदि मान लीजिए यह आपका कितना है, 50 डिग्री है और ये आपका कितने है, 70 डिग्री है, तो 50 और 70 जोड़ेंगे हो जाएगा 120, जो आपका 180 से छोटा होता है। तो इन दोनों सीधी रेखाओं को, यानी कि ए और बी रहता, तो ए और बी को आगे बढ़ाएंगे तो किसी न किसी पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, पहला केस। दूसरा, अगर ये इन दोनों कोणों का योगफल, क्या इन दोनों कोणों का योगफल यदि ये 90 डिग्री हो जाए, मान लीजिए ये आपका 120 हो जाए, ये आपका 60 हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में ये दोनों के दोनों सीधी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। जब एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो आप इसको कितना भी दूर तक बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को वो नहीं काटेंगे। ठीक है, हाँ, ये आपका यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है जो मैंने आपको बताया है। एक बार और देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण का निर्माण इस प्रकार करती है कि दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम है, तो दोनों सीधी रेखाओं को परस्पर आगे बढ़ाने पर वो किसी न किसी एक बिंदु पर उसी दिशा में काटेंगे जिससे और इनके अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ओके, ये आपका यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा थी। इसका उपयोग आगे आने वाला है, इसलिए मैं इसको बता दूंगा। हालांकि 5.1 और 2 में कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। चलिए, 6.1 में हमें क्या करना है, इस टॉपिक को कवर करना है और उसके बाद से हमें प्रश्नावली करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेखा। वास्तव में रेखा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। ये लाइन होता क्या है? रेखा का मतलब होता है बिन चौड़ाई रहित लंबाई रहता है, यानी कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा, मतलब एक ऐसा रेखा जो बहुत ही पतली हो, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं हो। इस रेखा की कोई क्या है, चौड़ाई नहीं है। अगर लंबाई की बात करें तो इसकी अनंत लंबाई है। किस दिशा में जा रही है, कितना दूर जाएगी हमें नहीं मालूम, इसकी लंबाई कितनी होगी हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो एक ऐसी सीधी रेखा जिसकी चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ उसकी लंबाई होती है। कहाँ से शुरू होता है पता नहीं, कहाँ खत्म होगा पता नहीं, यानी कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिट। इस प्रकार यह सीधी जो आपका ये लाइन है उसको हम लोग लाइन बोलते हैं या रेखा बोलते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये आपका रेखा कंप्लीट हो गया। तो रेखा का पूछेगा क्या, रेखा का आपका बिंदु, रेखा जो होती है क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है? नहीं, उसके कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती है। क्या अगर कहेगा क्या इसका कोई एंड पॉइंट होता है, मतलब कहाँ से शुरू होती है कहाँ पर खत्म होती है, पता है? नहीं, रेखा का तो पता नहीं होता है। क्या इसमें चौड़ाई रहती है? नहीं, इसमें चौड़ाई नहीं होती है, रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, एकदम पतली लाइन होती है, जितना पतला आप अज्यूम कर सकते हैं, बना सकते हैं, उतनी पतली लाइन होती है। ठीक है, चलिए दूसरा है किरण। किरण क्या होती है कि किरण का तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। किरण कहाँ से स्टार्ट होगी वो तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर ख़त्म होगी वो आप पता नहीं कर पाएंगे, और इसमें भी इसकी चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो जैसे आपके पास टार्च होता है ना, टार्च को आप बांटते हो तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है टार्च बढ़ना उसकी लाइट से, वो आप देख सकते हो, तो वो आपका एक किरण है। कहाँ तक जाएगी ये तो पता नहीं है, अनंत तक जाएगी, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगी वो आप देख सकते हो। तो वो तो इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किरण का, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो आपका ये किरण हो गया। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। यदि हम किसी रेखा का मेजरमेंट कर देते हैं तो वो रेखा नहीं रेखाखंड बन जाता है। जैसे ये क्या है, ये एक रेखा है जो कि माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट गया है। अब इसका मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। यदि क्या होगा अगर हम इसका मेजरमेंट कर दें, ये लीजिए हम इसका मेजरमेंट कर देते हैं और ये हो गया आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया, मेजरमेंट कर दिए। मेजरमेंट करने के बाद ये आपका क्या बन जाता है, रेखाखंड बन जाता है। अतः रेखाखंड को लिखने का जो तरीका होता है वो हम लिखते हैं, ऊपर चाप लगा देते हैं और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड क्या होता है, रेखा की मेजरमेंट, रेखा के मापों की गणना अगर हम कर लेते हैं तो रेखा आपका रेखाखंड बन जाता है। तो रेखाखंड क्या है, रेखाखंड क्या है आपका, अगर आपसे पूछे रेखाखंड क्या है तो मेजरमेंट दूरी जो होता है वो आपका रेखाखंड कहलाता है। दूरी की माप रेखाखंड कहलाता है। दूसरा है संरेख बिंदु। अब ये संरेख बिंदु क्या होता है, चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक लाइन का निर्माण कर रहे हैं, एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया ठीक है। यह क्या है, एक रेखा है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक ये जा रही है रेखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, या कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि किसी रेखा पर है तो वह बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। देखिए कैसे, ये क्या है, इस रेखा पर उपस्थित एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, या एक बिंदु यह है। ये सभी के सभी बिंदु क्या हैं, 2 या 2 से अधिक हैं या 3 से अधिक हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक बिंदु या 2 या 2 से अधिक बिंदु यदि किसी रेखा पर हैं तो वह बिंदु संरेख बिंदु कहलाता है। तो ये सभी के सभी बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्यों, क्योंकि सभी के सभी बिंदु एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट हैं। दूसरा आपका है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु क्या होता है, यदि 2 या 2 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर उपस्थित नहीं है तो आपका क्या होंगे, असंरेख बिंदु हो जाएंगे। तो ये आपका असंरेख हो जाएगा, ये असंरेख असंरेख असंरेख। संरेख पूछेगा तो रेखा पर उपस्थित बिंदु, असंरेख पूछेगा तो रेखा पर उपस्थित बिंदु नहीं होंगे। क्या होंगे, रेखा पर उपस्थित बिंदु, रेखा से दूरी बनाने वाला बिंदु आपका असंरेख बिंदु कहलाएगा। तो ये आपका बिंदु असंरेख हो जाएंगे, असंरेख ये बिंदु हो जाएंगे। कोण का निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कोण का निर्माण। कोण का मतलब होता है एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे ज्ञात कर सकते हैं और वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो हमारे कोण का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कैसे, यह आपका क्या है, एक रेखा है, यह क्या है आपका इधर से एक रेखा है। 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो काटने के बाद उनके बीच का जो झुकाव होता है वही आपका यहाँ पर कोण का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है वो आपके कोण का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपका एक रेखा L था, दूसरा रेखा M था, 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव है वो आपका कोण का निर्माण करता है। तो कोण का निर्माण कैसे होता है, कोण कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, मैं यहीं से कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखिए मैं सिंपल से बताता हूँ, यदि 2 कोणों के बीच का झुकाव किस प्रकार हो, ये 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, किसका, थीटा का मान यदि आपका 90 डिग्री से कम है तो इस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, यदि इस थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो ये हम लोग इसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, यदि इस थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, कितना, थीटा का मान यदि 90 डिग्री के बराबर है तो हम लोग कहते हैं इसको समकोण बोलते हैं। ठीक है, समकोण बोलते हैं। यदि ऐसे अगर यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए, थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो हम लोग उसको कहता है अधिक कोण कहलाता है। जैसे कोण के माप वहाँ पर दिया है, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोण का माप हो गया। ठीक है, ये देखिए पूरा कोण क्या कहलाता है। पूरा कोण जैसे इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरा क्या कोण होता है, यदि 2 कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है तो ये आपका पूरा कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यह आपका है, ठीक है, यहाँ पर 2 कोणों का निर्माण हो रहा है। यह कोण मान लीजिए कितना है, 40 डिग्री है, और ये कोण कितना है, 50 डिग्री है। तो इस प्रकार बने हुए जो कोण होंगे अल्फा 1 व अल्फा 2,
ये क्या होंगे, आपके पूरक कोण होंगे। तो पूरक कोण पूछेगा, इसका मतलब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वो कोण आपके पूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो ये कोण आपका समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह कोण क्या है, एक रेखा पर उपस्थित, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है, एक की ओर बनता है। यदि मान लीजिए ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है, बीटा है, यदि इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो इस प्रकार के बने हुए कोण को हम लोग यहाँ पर समपूरक कोण कहलाते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, समपूरक कोण हो जाएंगे। तो पूरक कोण दो कोणों का योगफल 90 होना चाहिए, संपूरक में दो कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। आसन कोण कब बनता है, यदि आसन कोण तभी बनता है, दो कोण आसन कोण आपके कहलाते हैं कब, जब उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, वो एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। यानी कि उभयनिष्ठ भुजा दो कोणों का निर्माण करेगा। और यहाँ देखिए मैं आपसे बताता हूँ, जैसे एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये आपका दो कोण आसन कोण हमेशा दो कोणों से मिलकर ही बना होंगे। ठीक है ना, तो ये आपका मान लीजिए आपका दो कोण बन गया, तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कि इस कोण के लिए भी यही शीर्ष और इस कोण के लिए भी यही शीर्ष। ठीक है, और एक उभयनिष्ठ भुजा का मतलब इस कोण को बनाने वाली भुजा यही है और इस कोण को भी बनाने वाली भुजा यही है। तो आसन कोण का दो कोण आसन कोण तभी कहलाते हैं जब उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो इस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपका आसन कोण कहते हैं। रेखीय युग्म कब बनता है, देखिए रेखीय युग्म कब बनता है, ये आपका क्या है, आसन कोण होता है। आसन कोण ही आपके रेखीय युग्मन का निर्माण करते हैं। यदि आसन कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री हो जाए तो आपके रेखीय युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ये क्या हुआ है कि ये जो रेखा है अब सीधे क्या बनी है, सीधी रेखा बन गई है और इस प्रकार ये अल्फा और बीटा हो गया है, ये वाला बन गया है। और इस प्रकार आसन कोण क्या बन गया है, आपके रेखीय युग्म का निर्माण करती है। तो इस प्रकार रेखीय युग्म जब भी कहेगा इसका मतलब अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये हमने रेखीय युग्म ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चंस में, तो रेखीय युग्म समझ लीजिएगा। चाहे आपका संपूरक पूछे या रेखीय युग्म पूछे, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। आसन कोण रेखीय युग्म में बन जाते हैं कब, जब आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ओके। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, और शीर्ष का मतलब शीर्ष के आमने सामने का कोण। यहाँ देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो इस प्रकार बने हुए जो कोण होते हैं, आमने सामने का जो कोण होते हैं, ये अल्फा और ये बीटा, ये आपका क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। तो शीर्षाभिमुख कोण पूछेगा, इसका मतलब देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को काटी है तो उसके आमने सामने के जो कोण होंगे वो इसके शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये हमेशा कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये गामा और ये डेल्टा ये भी क्या होंगे, आपका बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, गामा डेल्टा बराबर हो जाएंगे और ये भी आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखा यही है जब दो रेखाएं, आपका मान लीजिए ये रेखा है आपका ए है, यह आपका रेखा बी है, यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो ये दोनों की दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो ये आपका प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। दूसरा है आपका अप्रतिच्छेदित रेखा, इसका मतलब दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है तो आपकी अप्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार ये आपका ई और बी क्या होगा, अप्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगा। अप्रतिच्छेदित रेखा होगा, इसका मतलब हमेशा उसके बीच का दूरी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को किसी बिंदु को प्रतिच्छेदित कर देंगे। जब बीच का दूरी कांस्टेंट होगा यानी कि ई और बी एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, जब समांतर हो जाएंगे तो किसी बिंदु को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे समझाना था, आप ये समझ गए। चलिए हम चलते हैं इसका प्रश्नावली पर और वहाँ के सभी क्वेश्चंस करते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पहला है। हमें इसमें देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है और इसमें ये इतना डाटा दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें BOE और CO प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती क्या होता है मैं अभी यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको इसको लिखना कैसा रहेगा, देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है AOC यानी कि AOC यानी कि इस कोण का मान, कौन सा कोण भैया आपका, इस कोण का मान, और क्या है प्लस BOE यानी कि इस कोण का मान। इन दो कोणों का मान कितना है, 70 डिग्री है। और BOD आपका BOD यानी कि ये मान दिया है 40 डिग्री, ये दिया गया है। ठीक है, ये 40 दिया है और इस कोण का मान कितना दिया गया है, आपका 70 दिया गया है। तो इस कोण को मैं अल्फा और बीटा मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, आप भी मान सकते हैं। और हमें BOE कहाँ गया, BOE यानी कि सिर्फ बीटा का मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती COE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। तो हाल में हमको कैसा लिखना है मैं आपको पूरा यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसा है। ठीक है, यहाँ देखिए,
यहाँ देखिए ये क्या है, अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, और ए बी एक क्या है, एक सीधी रेखा है और इस पर सी ओ रेखा गिरी हुई है, या हम कह सकते हैं ई ओ रेखा गिरी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रेखीय युग्म लगा सकते हैं, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। बस जहाँ भी आपको एक सीधी रेखा दिख जाए उस पर 180 डिग्री का कोण दिख जाए, और यहाँ पर एक और लाइन दिख जाए जो आपका सी ओ जैसे आपका ए बी पर गिरी हुई है, ये आपका ई और ओ आपका ए बी पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि रेखीय युग्म में से इस कोण का मान कितना होगा, यानी कि इस पूरे कोण पर बना एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से मान लेते हैं, हम यहाँ से लिखेंगे माना, क्या माना, हम यहाँ से लिखेंगे माना अल्फा, ये आपका कोण, ये क्या है ए ओ सी बराबर क्या अल्फा मान है, वह बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर बीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, बीटा, तथा एक और कोण मान ले रहे हैं, या क्या आपका सी ओ ई, कोण सी ओ ई बराबर मान लेते हैं ये आपका क्या है, गामा है। ठीक है, चलिए हम इसको गामा मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ से गामा मान लिया। ठीक है, गामा यह है, ऐसा करना है, आसान है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तब क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ सी प्लस कोण कितना बी ओ, ये क्या है सी ओ ई है ना, ये आपका क्या है सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी, इसका मान कितना होगा, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो आपका रेखीय युग्म में से 180 हो जाएगा, कितना 180 डिग्री का कोण बनता है। पूछेगा कहाँ से, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से रेखीय युग्म से, सिर्फ रेखीय दिखा है ना, इसका मतलब एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो रेखीय युग्म से। ठीक है, युग्म से याद रखिए, जैसे मैं एक बार और आपको फिर से बताता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, एक रेखा को ये देखिए एक बिंदु काट रहा है, मान लीजिए एक रेखा आपका ए बी है। ठीक है, ये आपका ओ बिंदु पर काट रहा है, ये आपका सी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण ई ओ ये आपका ई ओ सी यानी कि ये वाला कोण, और यहाँ से बी ओ सी लिख सकते हैं, या सी ओ बी लिख सकते हैं, तो आपका जो बन करे वो आप लिख लीजिएगा बी ओ सी। ठीक है, इसका मान कितना होगा, चूंकि एक रेखा पर स्थित एक रेखा के एक ओर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसा रहता है, यहाँ से जाता, तो अगर ये डी रहता तो उस कंडीशन में सी ओ डी, ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता। तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा, कोण सी ओ डी और प्लस कोण बी ओ, अब ये डी हो जाता, तो भी इसका मान कितना होता, 180 ही होता। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पर एक रेखा भी जाता, तो उस कंडीशन में मान लीजिए अगर ये ई है, तो ई ओ ई लिखना पड़ता है, ई ओ ई प्लस ई ओ सी प्लस कोण ई ओ सी। अब इस पांचों कोण का योगफल कितना होता, 180 डिग्री होता। बस एक रेखा के सिर्फ एक ही और कोण बनने होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये कितना बनेगा आपका, 180 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो ये ई ओ सी का हमने माना है यहाँ पर अल्फा, प्लस सी ओ ई हमने माना है यहाँ पर गामा, और ई ओ बी यानी कि ई ओ बी या बी ओ ई, ये कोण कितना है, बीटा है, इक्वल टू कितना हो गया, 180 दिया। अब यहाँ देखिए ई ओ सी और बी ओ ई, इसका मान कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 70 प्लस ये हो जाएगा आपका गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ से हो जाएगा गामा बराबर 180 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू 110। ठीक है, तो गामा हमने माना किसके थे, गामा सी ओ ई को माने थे, कोण सी ओ ई बराबर कितना आया, 180 डिग्री आ गया, और यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो सी ओ ई हमें निकालना था, तो सी ओ ई हमने यहाँ पर निकाल लिया। लेकिन हमें निकालना क्या था, प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो ये तो आपका सी ओ ई है। अब यहाँ से हम जब प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालेंगे, प्रतिवर्ती सी ओ ई, इसका मतलब कि इसको छोड़कर सी ओ ई, इस कोण को छोड़कर बाकी ये सभी के सभी ये इतना कोण का मान कितना होगा, चूंकि एक रेखा पर एक बगल 180 दूसरी बगल 180 यानी कि 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 में से इसको छोड़ दीजिए जो आपका मान आया है, तो ये हो जाए आपका 360 माइनस कोण सी ओ ई। ठीक है, ये आपका प्रतिवर्ती निकालना है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस सी ओ ई का मान 110 आया है, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री, और ये आपका प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है यहाँ पर बी ओ ई, बी ओ और बी ओ ई
BOE यानी कि बीटा का मान निकालना है। तो बीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये क्या है, CD एक सीधी रेखा है। जब CD एक सीधी रेखा है और एक ही रेखा के बगल वाला कोण यानी कि ये कोण और ये कोण तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, पुनः हम यहाँ पे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः कोण COE प्लस कोण EOB और प्लस कोण BOD। इसका मान कितना होना चाहिए, क्योंकि एक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण का मान कितना होता है, 180। तो 180 और ये कहाँ से आएगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा रेखीय युग्म से। ठीक है ना, रेखीय युग्म से। ठीक है, COE का मान हमने कितना निकाल लिया, COE सिर्फ निकाला तो 110 आया था, प्रतिवर्ती नहीं, सिर्फ COE 110। EOB या BOE का मान, बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, कोण BOE का मान हमें ज्ञात करना है। BOD का मान कितना है, 40 डिग्री है, ये हो जाएगा आपका 40 = 180। तो यहाँ से हो जाएगा कोण BOE बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 में से 140 10 150, 180 में से 150 कटेगा, बच जाएगा आपका 30 डिग्री और यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। ये क्या है, CD एक रेखा है, एक रेखा के एक की ओर बने हुए सभी कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये कोण और ये कोण बन रहा है, तीन कोणों का योगफल 180 होगा, मैंने मान रख दिया है। तो मान कैसे आ जाएगा, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। पहला आपका हो गया, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ देखिए, दूसरा में क्या दिया गया है आपका, ये आपका MN है जो O बिंदु को प्रतिच्छेदित करता है और यहाँ पर दिया है PO और Y यानी कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। बाकी आपका MO रेखा जो है, आपका MN रेखा MN जो रेखा है वो O बिंदु को E और B कोणों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस किस भाग में, 2/3 के भाग में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2/3 के भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये जो कोण बनेगा उस कोण को आपको क्या करना है, 5 भागों में डिवाइड करना है। A का भाग 2 है तो इसको 2 भागों में कर लीजिएगा और इसको 3 भागों में। ठीक है, और आपका C का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए MN एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अतः क्या होगा, XO और M प्लस XON का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं, हम इसको हल यहीं पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, ये आपका क्या है, देखिए ना, ये आपका 90 अंश बचा, आपका क्या है, ये 90 अंश, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे ना। तो यहाँ से लिखेंगे कोण P और O और M, POM और प्लस कोण, ये देखिए MOX और X, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, MOX इक्वल टू कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। कैसे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री या कर सकते हैं पूरक कोण। ठीक है ना, पूरक कोण होगा, क्योंकि आपका ये 90 अंश ये दे दिया गया तो बचा आपका 90 ही होगा ना। एक रेखा के एक ही ओर 180 डिग्री बनेगा, यानी कि XY एक रेखा है तो इसके एक ही ओर 180 बनेगा। 90 आपका ये बन गया तो बचेगा आपका यह 90 बनने वाला है। ठीक है, ओके। ये इसको किस भागों में डिवाइड कर रहा है, A इंटू B के भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, किस रेशियो में, 2 इंटू 3 के भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ये इसका रेशियो देखेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा, ये दिया हुआ है A/B = 2/3। ये क्या है, ये आपका दिया है। ठीक है, दिया है, ओके। इनका योगफल कितना है, 90 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका A + B = हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा ना, A + B = 5 हो जाएगा। और इसका मान कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये हम कह सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा कोण POM बराबर, ये क्या होगा, POM बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना है, ये है ना, तो ये हो जाएगा 2 और भाग्य 2 3 कितना हो जाएगा 5 और गुणे इसका मान कितना है, टोटल 90 है। तो हम इस आपको ऐसा याद करना है। तो हो जाएगा आपका 18 × 5 = 90, ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री हो जाएगा। वह कोण MOX इसका मान निकालेंगे तो यह आपका 2 और यह कितना है, 3 रेशियो में टूटा है ना। ये देखिए MO और X B है ना, और B आपका क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 90 हो जाएगा। तो 18 × 3 = 54 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोण MOX का मान ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से कोण POM का मान ज्ञात कर सकते हैं और C का मान पूछा है। तब हम यहाँ से लिखेंगे, ये क्या है आपका, एक रेखा MN है ना और XY एक तिर्यक रेखा है, XO एक तिर्यक रेखा है, हम ये भी लिख सकते हैं या हम ये लिख सकते हैं कि कोण MOX प्लस कोण XON
एक्स ओ और एन इक्वल टू कितना होगा 180। पूछेगा कैसे, तो आपको कहना पड़ेगा रैखीय युग्म से, ठीक है, रैखीय युग्म से। देखिए एक रेखा एम है ना, एम एन के एक साइड में कितने डिग्री, इन दोनों कोणों का मिलाकर 180 बनना चाहिए, तो 180 आपका यह मैं बना दिया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए एम ओ एक्स का मान कितना दिया गया है, एम ओ एक्स आपका आया है 54 आया है, और इसका मान कोण एक्स ओ एन यानी कि कोण सी है आपका, क्या है कोण सी है, और ये आपका 180 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण सी बराबर 180 माइनस 54 बचेगा, और यहाँ से बच जाएगा कोण सी बराबर 180 में से 54 घटेगा, बच जाए आपका 26 डिग्री, और यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो आपको यही ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया गया है आपका कोण पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस, सॉरी ये आपका दिया गया है आपका यह पी क्यू आर, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कोण बराबर होने का मतलब इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, तभी इसके दोनों दो कोण बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कहाँ से करेंगे हम, यहाँ देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना होता है, यानी कि इस कोण का बराबर ये कोण होता है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, ये देखिए ये एक रेखा है, और ये आपका पी क्यू एक, ये आपका एस और टी एक सीधी रेखा है, जिस पर पी क्यू आपका एक तिर्यक रेखा है। तो क्या रेखीय युग्म में से इस कोण और इस कोण का योगफल 180 होगा, होगा ना, होगा। इन दोनों रेखा के हमें बस एक रेखा बनाना पड़ता है, रेखा के एक की ओर का कोण का योग 180 और एक की ओर का 180। तो ये एक रेखा है, रेखा के एक की ओर का कोण 180 होना चाहिए, ठीक है। चलिए यानी कि कौन कौन से कोण हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ से कोण P और ये Q और ये आपका R बोल सकते हैं या T बोल दीजिए, प्लस कोण PQ और S, PQ और S, इसका मान 180 होगा। पूछेगा कैसे, तो यहाँ से रैखीय युग्म से, ठीक है ना भैया, ओके वाह। इसी प्रकार यहाँ से होगा कोण PR और आपका S प्लस कोण PR और ये आपका T, यानी कि ये कोण और ये कोण T, इसका मान भी कितना होगा 180 होना चाहिए। ये भी कैसे, तो रैखीय युग्म से, ठीक है ना, ओके। दोनों बराबर है ना 180, तो बराबर कर देते हैं। समीकरण एक को, इसको मैं इक्वेशन बना देता हूँ, इसको 2 इक्वेशन बना देता हूँ। तो यहाँ से लिखा जा सकता है समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण PQ और आपका T प्लस कोण PQS इक्वल टू 180 बराबर है, तो ये भी आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो कोण PRS प्लस कोण PR और T, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है आपका P, अब यहाँ से दिया गया, अब यहाँ से देखिए क्या दिया गया, PQR PRQ के बराबर है, ठीक है ना। PQR PQ, एक काम करते हैं ना, PQ ये T के जगह पर हम लोग T के जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, यानी कि यहाँ से देखिए ये भी हम लिख सकते हैं ना, इसको T की जगह पर मत कीजिए, इसको PQR कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इसमें R में दिया है, और यहाँ से PQS और इसको PRQ कर लीजिए, PRQ कर लीजिए, क्योंकि ये इसी में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए PQS में दिया गया है ना, PQS में दिया गया है, और ये PQR PRQ में दिया गया, ठीक है। और ये हो जाएगा PR और T हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर कर लीजिए, तो PQ यह R हो जाएगा प्लस PQS इक्वल टू PR और यह Q और प्लस PRT, ठीक है ना भैया, ओके। और यहाँ से देखिए क्या है, PQR PRQ के बराबर है ना, PQR PRQ के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, और यहाँ से बच जाएगा PQS बराबर कोण PR और T, और यही हमें प्रूफ करना था, और आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, ये फिगर दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि आपका x प्लस वाई है वो आपका y प्लस जेड के बराबर है। ये आपका कोण x है, y और z, और ये w है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि आपका ए ओ और बी, यानी कि ये जो दिख रहा है AOB वो एक रेखा है। हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, जब भी हमें किसी को मतलब रेखा सिद्ध करना होगा, तो हमें रेखा की प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर आपके पास कोई रेखा है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मान लीजिए कोई रेखा है यह, ठीक है ना। अगर आपको सिद्ध करना है कि आपका यह ए भी एक रेखा है, तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ता है कि इस रेखा के एक की ओर कितने डिग्री का कोण बनता है,
इस रेखा के एक ओर 180 डिग्री का कोण बनता है, हमें ये सिद्ध करना पड़ता है। तो हम ये दर्शा दें कि इसके एक ओर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं कि आपका ए भी एक रेखा होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहीं पकड़ते हैं। चलिए, इसमें जो भी दिया गया है डाटा, ये आपका x + y y + z के बराबर दिया गया है। ठीक है ना, तो अब हमें ये भी मालूम है कि एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है, या हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास यह एक बिंदु है तो एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको इसे समझ में नहीं आए तो यहाँ से देख लीजिए, अगर मान लीजिए यह क्या है, एक बिंदु है ए। ठीक है ना, तो इसके ओर एक रेखा के एक रेखा है, तो रेखा की एक ओर 180 डिग्री और रेखा के दूसरी ओर 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ इसका क्वेश्चंस का। ठीक है ना, यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका ये रेखा है, रेखा के एक ओर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180, यानी कि x + y का मान कितना होगा, x + y जो मान होगा डिग्री में वो मान होगा 180 डिग्री का मान होगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको लिखेंगे ऐसे कि कोण ये आपका क्या है, AOC प्लस कोण ये क्या है, COB, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। कैसे, रेखीय युग्म से हम लिख सकते हैं, क्योंकि रेखा के एक ओर 180 का कोण बनता है। ठीक है, ओके। और मैं इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ। वाह, यहाँ रेखा के दूसरी ओर देख लेते हैं, तो AOD कोण AOD और प्लस कोण यहाँ से देखिए BOD, ये कितने का कोण बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, कैसे, रेखीय युग्म से। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस और यहाँ से 2 हो जाएगा, तो क्या होगा आपका यहाँ कोण AOC का मान कितना है, यहाँ पर y है और इसका मान x है और इसका मान AOD का मान z है और यहाँ से हो जाएगा ये w है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 180 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या मान दिया है, x + y का मान w + z दिया है, या w + z का मान x + y दिया है, किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको z + w के जगह पर x + y लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका y + x और ये आपका z + w बराबर क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यह 360 और यहाँ से लिखेंगे आपका x + y और बराबर क्या दिया है, w + z, ये आपका क्या है, दिया है। ठीक है ना, दिया है। अब यहाँ देखिए x 2x और ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 360, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + y इक्वल टू 360 और यहाँ से हो जाएगा x + y इक्वल टू 180। x + y है क्या, यहाँ देखिए x और y ये है ना, यानी कि रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, इसका हो गया ये, इसका मतलब लिखेंगे अतः क्या है, AOB एक रेखा होगी। ठीक है ना, एक रेखा होगी और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका प्रूफ हो जाता है। ओके भैया, चलिए अब हमें कौन सा प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए ये आकृतियाँ दी गई है, इसमें क्या गया है कि POQ एक रेखा है, इसको एक रेखा बोल दिया है। बहुत बढ़िया, जब रेखा बोला है तो रेखा के एक ही ओर 180 डिग्री का कोण बनेगा, हमें ये भी मालूम है। और इसमें क्या कहा है कि आपका OQ, आपका जो OQ है आपका PQ पर लंब है, आपका OQ कौन सा है भैया, OR ना होगा, OR PQ पर लंब है। ठीक है ना, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आपका OQ नहीं है, OQ थोड़ी होगा, आपका O और आपका R। ठीक है, ये आपका OR होगा जो आपका PQ पर लंब होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें ये किया गया कि POS और SOR ये कोण बराबर है, यानी कि अगर कोण ये अल्फा मान रहे हैं तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा होगा, दोनों कोण को बराबर कर दिया है। और हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना बहुत ही आसान होता है। देखिए सिद्ध करना कितना आसान होता है, हम इसको हल करें यहाँ पर। चलिए देखिए, हमको ये सिद्ध करना है, इसका मतलब अगर 2 का मल्टीपल इधर कर दे तो ये हो जाएगा कोण ROS, दो कोण ROS, यानी कि ROS का दोगुना कोण कर रहा है। ROS आपका है क्या, ROS, यानी कि इस कोण का बात किया है। तो अब हमें क्या चाहिए, इसको 2 चाहिए, मतलब इसका दोगुना कोण चाहिए। हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ देखिए हम क्या करें, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा, ROP में दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम अगर हमें SOR लिखना चाहें, इसमें सिर्फ ROP से अगर हम SOR लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से POS प्लस SOR लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 2 कोण मिलकर, एक मिनट, ये आपका क्या है, SOR न चाहिए ना, आपका ROS चाहिए, RO और S चाहिए। ठीक है ना, तो ROS कैसे मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपका
ROP में से अगर हम SOP घटा दें तो हमें यहाँ से ROS मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, POS, चलिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण कौन सा है, ROS या SOR कुछ भी लिख सकते हैं। ROS बराबर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कोण ROP या POR, और यहाँ से माइनस SOPOS लिख देते हैं, कोण POSE लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर ये हम E1 दे देते हैं। और यहाँ से अगर हम SOR लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं SOQ, ठीक है ना, ये हो जाएगा कोण ROS, इसमें से SOQ में से लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ से SOQ, कोण SOQ और माइनस कोण क्या इतने कोण में से हम इतना घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा ROPQ, कोण RO और Q, इक्वेशन नंबर 2 मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से देखिए इसमें क्या दिया गया है, POS ROS के बराबर है, तो यहाँ से हम अगर 1 और 2 को जोड़े तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 कोण और ये हो जाएगा ROS, और यहाँ से POR, ठीक है ना, POR क्या आपका है PO और R, ठीक है ना, और प्लस POR प्लस यहाँ से ROQ, ठीक है ना, यहाँ से हम करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कोण POR और यहाँ से हो जाएगा माइनस कोण POS और यहाँ से प्लस कोण SOQ और यहाँ से माइनस कोण ROQ, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए POR क्या आपका है, POR यानी कि ये पूरा वाला कोण और ये आपका ROQ, ये क्या दोनों कोण बराबर होंगे, ROQ ये भी आपका 90 डिग्री और ये भी आपका, जब आपका ये 90 है तो ये बचा आपका कितना होगा, 90 होगा ना, क्योंकि रेखा का एक ही और 180 डिग्री का कोण बनता है, ये आपका 90 हो गया तो बचा हुआ आपका 90 होगा, तो ये क्या करेगा POR से ROQ कट जाएगा, एक आपका प्लस 90 एक आपका माइनस 90, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से कोण ROS बराबर ये आपका 1/2 हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा आपका कोण SOQ और SOQ और माइनस, ठीक है ना, ये आपका क्या है कोण POS, ये बच जाएगा, ठीक है। और हमें यही प्रूफ करना था, हाँ हमें तो यही प्रूफ करना था POS और OQS, तो QOS बीच में कोण O है तो क्रम चेंज हो गया तो कोई बात नहीं है, और इसको माइनस कोण POS, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ROS बराबर 1/2 और इसमें कोण QOS और माइनस कोण PO और आपका यह S, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था तो आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ 2 कोण ROS चाहिए, तो सबसे पहले ROP, हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, यदि हम इस कोण की बात करते हैं, कौन सा कोण की, इस कोण की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हमें ROS चाहिए तो इस पूरे वाले कोण में से हमें इतना घटाना पड़ेगा तब जाके हमें ये प्राप्त होगा, तो मैंने ये इस पर घटा दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में मतलब ये वाला कोण में, कोण SOQ में अगर हमें ये वाला चाहिए तो इस पूरे वाले में से हमें इतना घटाना पड़ेगा तब जाके हमें ये मिलेगा, वही मैंने यहाँ किया है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए हैं तो आपका मान आ गया है, सिंपल है, ऐसा हर कोई कर लेगा, तो ये आपका हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं कौन सा हल करने, आपका हल क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हल क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, हमें ये निर्माण करना है, तो XYZ और आपका XY को आगे तक P तक बढ़ाया गया है और इसमें ये कहा गया कि आपके जो Y क्यू है वो आपका कोण PYZ का समद्विभाजक है, और इसमें ये दिया है कि XYZ बराबर 64, ठीक है ना, ये कितना दिया है X, आपका यह X है और ये आपका दिया है 64 है, ठीक है, तो और ये भी दिया है, ये आपका समद्विभाजक है, तो कोण XY और क्या है Q, यानी कि ये कोण का मान फाइंड आउट करना है इस कोण का, और हमें QY और आपका P इस कोण का परिवर्ती भी ज्ञात करना है, ठीक है। XY और आपका Q यानी कि ये वाला कोण प्राप्त करना है, ये वाला कोण फाइंड आउट करना है और इस कोण का परिवर्ती ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, उस कोण को छोड़कर अगर हम 360 में से उस कोण को घटा दें तो वो आपका प्रतिवर्ती हो जाता है। चलिए यहाँ से बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको आसान से इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा।
ये आपका क्या है, एक्स पी एक रेखा है, ठीक है ना। एक रेखा के एक और 103 कितना है, 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से आपका ये 64 बन गया है। तो ये कितना बनेगा, 180 में से इसको हटाकर लिख देंगे तो आपका ये हो जाएगा लगभग 164, 6, 70, 10, 80 यानी कि 116 डिग्री का कोण बनेगा। और ये आपका क्या है, यानी कि ये पूरा आपका पी वाई जेड एक, ये पूरा कोण कितना बनेगा, 116 बनेगा। और ये आपका क्या है, वाई क्यू आपका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि कोण को समान भागों में डिवाइड करना। तो ये 116 को 2 समान भागों में डिवाइड कर देगा, तो यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 50 गुना 100 और 8 58 ये हो जाएगा। तो ये कोण कितना होगा, 58 होगा। फिर ये भी कोण 58 होगा और इसका परिवर्ती ज्ञात करना है, तो 100 360 में से 58 घटा देंगे, बच्चा आपका मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए यही आपको यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये तो दिया है तो यहाँ से लिखेंगे, ये आपका एक रेखा के एक ओर 160 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कोण कौन सा, x और आपका वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस कोण आपका ये पी वाई जेड, ठीक है ना। पी वाई जेड नहीं लिखेंगे यहाँ से, जेड वाई और क्यू लिख लेते हैं, जेड वाई और क्यू प्लस कोण आपका पी वाई और क्यू, कोण पी वाई और क्यू कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे पाएगा, तो आपका यह रैखिक युग्म से, ठीक है ना, रैखिक युग्म से, बिल्कुल सही है ना। देखिए एक रेखा के एक ओर भले कितना भी लाइन खींची गई हो, हमें उससे का मतलब नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 कोण बन रहा है, आपका एक कोण, ये आपका 2 कोण और ये आपका 3 कोण, तो 3 कोण मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ और इक्वल टू 180। इसका मान कितना दिया गया है, एक्स वाई जेड का मान दिया गया है 60, ठीक है। यहाँ पर 64 दिया है, ठीक है ना, 64 होगा। तो प्लस ये कितना होगा कोण, इसको मैं कुछ भी मान लेते हैं, जेड वाई और क्यू, चलिए मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। इसको आपका अल्फा और प्लस इसको मैं बीटा मान लेता हूँ और आपका ये 180। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 64 घट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 58 100 और ये हो जाएगा 64 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान 116 हो गया और इसमें दिया है क्या, क्यू वाई समद्विभाजक है। चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि y और q क्या है, कोण अल्फा प्लस बीटा का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ये आपका अल्फा मान लिया है, ये आपका बीटा मान लिया, ठीक है ना। और इन दोनों कोणों का योगफल कितना आया है, 116 आया है। और वाई क्यू का समद्विभाजक है, इसका मतलब ये कोण को समान 2 भागों में तोड़ देगा। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 116 भागे 2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 116 भागे 2। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आएगा, 58 आएगा और यहाँ से बीटा का मान कितना आएगा, 58 आएगा। तो यहाँ से कोण क्या पूछा था, क्यू वाई जेड पूछा था ना, आपका कोण कौन सा पूछा है, एक्स वाई जेड पूछा है, एक्स वाई और क्यू, यही है। एक्स वाई और क्यू का मान कितना होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड प्लस कोण क्यू वाई जेड, क्यू वाई और जेड। और यहाँ से इसका मान होगा एक्स वाई जेड का मान 64 है और प्लस क्यू वाई जेड का मान 58 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 8 4 12, 6 5 11, 1 12, 122 डिग्री, 122 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आंसर आपका ये हो जाएगा 122 डिग्री। दूसरी यहाँ से देखिए सेकेंड में क्या पूछा है, आपका प्रतिवर्ती पूछा है। तो यहाँ से प्रतिवर्ती, किसका प्रतिवर्ती पूछा है, प्रतिवर्ती कोण क्यू और वाई पी का पूछा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्यू वाई और पी इसका प्रतिवर्ती पूछा है। तो हम लोग को मालूम है प्रतिवर्ती कैसे याद करते हैं, एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, प्रतिवर्ती याद करेंगे, यानी कि उस कोण को, जिस कोण का प्रतिवर्ती पूछा होगा उस कोण को हम लोग 360 में से घटाकर लिख देते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 360 और माइनस इस कोण का मान कितना आया है, क्यू वाई पी का मान 58 आया था, तो ये आपका 58, तो ये कितना हो जाएगा और 302 डिग्री हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार एआई प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही आसानी भाषा में समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।